123 का भाग 15। रिधान के पास अब तक उसका फोन नंबर भी नहीं था और इसीलिए उसे आरोही को ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई। अगर नंबर होता तो वो उसे कॉल करके भी पूछ सकता था कि वो कहाँ पर है, तो फिर उसे इतनी टेंशन न होती और ना ही वो आरोही को इतनी बातें सुनाता। और साथ ही अगर वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट डील में भी हैं, फिर भी उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए आरोही से उसका नंबर मांगा। मेरा फ़ोन तो टूट गया है और मेरे पास कोई भी नंबर नहीं। आरोही ने धीमी आवाज़ में ये बात कही क्योंकि रिधान के घर से निकलते वक्त ही उसका मोबाइल फ़ोन गिरकर टूट गया था, जिसे उसने ठीक करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आरोही की बात सुनकर रिधान ने अपना सिर पर करते हुए बोला, आह, तुम्हारे पास फोन नहीं है? सच में क्या अनोखी लड़की हो तुम। इतना बोलते हुए रिधान अपने चेहरे पर हाथ रखकर दूसरी तरफ देखने लगा और फिर उसे अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज किया। आरोही ने भी चुपचाप उसकी तरफ देखा और वो भी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो फिर से उसकी डांट नहीं खाना चाहती। रिधान की आवाज़ सुनकर आरोही ने धीरे से दरवाज़ा खोला और चुपचाप साइड से कार के अंदर बैक सीट पर बैठ गई और कार के अंदर बैठते हुए उसने धीरे से नज़र घुमाकर रिधान की तरफ देखा और उसी तरह धीमी आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा ही स्टोर है। आरोही का सॉरी सुनते ही रिधान एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उस पर चिल्लाने लगा, क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का, जब तुम बार बार वही गलती दोहराती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी बातें और हरकतों को लेकर केयरफुल रहा करो, लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें वही सब कुछ उल्टा सीधा बोलना है और वैसे ही उल्टी सीधी हरकतें करनी है, चाहे जितना समझा लूँ मैं। सॉरी, बट मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा कोई इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन का शोरूम भी है और फिर तुमने पैसे भी नहीं दिए थे, तो बस इसीलिए मैंने वो बात बोली। आरोही भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोली, बट प्लीज़ अगली बार से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखो कि कहाँ पर किसके सामने क्या बोल रही हो तुम, क्योंकि अगर तुमने खुद को चेंज नहीं किया तो फ्यूचर में तुम्हारी बातें और हरकतों का इफेक्ट मेरी पोजीशन पर भी होगा। रिधान ने उसे याद दिलाते हुए कहा और फिर ड्राइवर से कार स्टार्ट करके वहाँ से कहीं चलने को कहा। हाँ, लेकिन मैं तो वो बात बहुत धीमी आवाज़ में सिर्फ तुमसे ही की थी ना, तो इसे किसी और को कैसे पता चला कि मैं तुमसे क्या बोला है। उन लोगों को हमारी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। आरोही अपने बालों को हाथ में डालकर बालों को चेहरे से पीछे करते हुए बोली। उसकी ये बात सुनकर रिधान ने फिर से उसे घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, वहां पर आसपास ही लोग खड़े हुए थे और तुम कोई इतने धीरे आवाज में भी नहीं बोल रही थी कि किसी और को सुनाई ना दे, और वहां पर अगर कोई ये बात रिकॉर्ड कर लेता ना, तो ये भी अगले दिन न्यूज़ में आ सकता है। रिधान की बात सुनकर आरोही लापरवाही से बोली, अरे ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कम से कम तुम्हारे और तनीषा के रिलेशन वाली न्यूज़ से लोगों का ध्यान हटकर इस बात की तरफ हो जाएगा, और वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रिधान ने गहरी सांस लेते हुए रिधान ने कहा, नहीं, आज जो कुछ हुआ ये सारी चीज़ें भी मेरी रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं है। मुझे लेकर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं बनानी चाहिए, इससे सीधे कंपनी पर असर होता है। आई एम सॉरी। तो फिर क्या करूं मैं? आरू ने मुंह बनाते हुए उससे पूछा। रिदान काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोला, कुछ मत करो तुम, बस यही बेहतर होगा, और जब भी
हम साथ में ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पर हो तो बस तुम चुपचाप रहना, अपना मुंह बंद रखना, यही बेहतर होगा। रिधान एकदम ही इरिटेट होकर ये सब बोल रहा था। आरोही चुपचाप उसकी तरफ ही देख रही थी, उसकी बातें सुनते हुए। और तभी उसने गौर किया कि गुस्से में भी वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ये बात नोटिस करते ही आरोही ने अपने आप से कहा, ऐसे गुस्से में इरिटेट फेस बेबी कितना हैंडसम लग रहा है, इसका आज से पहले मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। इस तरह रिधान के चेहरे की तरफ देखते हुए आरोही ने अपने आप से सवाल किया और रिधान ने जैसे ही उसे अपनी तरफ घूरकर देखते हुए नोटिस किया तो वो तुरंत ही बोला, मेरी तरफ इतनी ज्यादा देर तक मत देखो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब मेरे प्यार में पड़ जाओगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही, मैं बस तुम्हारी बातें सुन रही थी। और तुरंत उसके चेहरे पर से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखते हुए आरोही ने कहा। उसे ऐसे करते देख रिदान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आकर चली गई और फिर उसने एकदम सीरियस होकर कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी फीलिंग नहीं आ सकती। कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेशन होता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस जैसे कि तुम्हारे अंदर है। सिर्फ इस तरह से देखने से किसी से प्यार नहीं हो जाता, ओके। और वैसे भी तुम जो बोल रहे थे वह सुनने के लिए ही मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी, क्योंकि मेरी आदत है जो बोलता है मेरी अटेंशन उस पर ही रहती है। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ। इतना बोलते हुए रिदान ने दूसरी तरफ देखा। किसी को देखने भर से उसे प्यार नहीं होता, ओके। और इस घमंड में मत रहो, तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली। आरोही ने इस बार थोड़े से एटीट्यूड में अपनी आईज रोल करते हुए कहा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। रिधान को उसकी कही बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने विश्वास से अपना सिर हिलाया और वो भी अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसे स्क्रॉल करने लगा। पूरे रास्ते वो दोनों इसी तरह से किसी न किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, लेकिन आरोही को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि रिधान उसे अपने साथ कहाँ पर लेकर जा रहा है। इसीलिए उसने रिधान से कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी बात स्टार्ट करके फिर से उसका मूड खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए चुपचाप ही बैठी रही। कुछ देर के बाद एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट में बिल्डिंग के सामने उनकी कार रुकी और वो जगह काफी वीआईपी एरिया में थी। वहां पर इस तरह की अपार्टमेंट बिल्डिंग बनी हुई थी। रिधान ने के साथ ही कार से बाहर निकलकर आरोही उसके पीछे पीछे ही चल पड़ी और फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों एक अपार्टमेंट में आ गए। आरोही की उम्मीद के हिसाब से तो वो अपार्टमेंट बहुत ही छोटा था जहां पर रिधान उसे लेकर आया। आरोही ने सोचा था कि उसका दूसरा घर भी उसके पहले वाले घर के जितना ही बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा था। दिखने में किसी स्टूडियो की तरह लग रहा था, जिसे कि वहां पर कोई और भी काम होता हो, और वहां पर सिर्फ एक ही कमरा था। इसके अलावा हॉल, किचन, वॉशरूम, लिविंग एरिया सब कुछ था। कमरा भी बड़ा था, लेकिन आरोही को नहीं पता कि रिधान उसे वहां पर क्यों लेकर आया है। उस अपार्टमेंट के अंदर आते हुए रिधान ने आरोही से कहा, आज से हमारी शादी होने तक तुम यहाँ पर ही रहोगी। मुझे पता है तुम वहां पर अपने स्टेप फादर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये अरेंजमेंट किया है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं वहां पर तुम्हारे साथ उस घर में क्यों नहीं रह सकती। आई मीन वहां पर इतना बड़ा सा किचन है और वहां पर खाने के लिए भी कितना सारा सामान। आरोही ने किचन को याद करके काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा। रिदान बहुत ही
लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, खाना का सामान हम यहाँ पर भी ला कर रख सकते हैं। तुम बता दो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं मंगा दूंगा, या फिर तुम ऑर्डर भी कर सकती हो। ओके। आरोही ने सिर्फ इतना कहा और फिर इधर उधर चारों तरफ देखती और वो ही आगे बढ़ गई। आरोही ने इधर उधर देखते हुए नोटिस किया कि वहां पर फर्नीचर का भी बहुत ज्यादा सामान नहीं था। रिधान एक सोफे पर बैठा हुआ था। जब वो उसके पीछे से निकला तो रिधान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाओ तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर ही सो जाऊंगा आज की रात। रिधान ने एक तरह से उसे ऑर्डर देते हुए कहा। तो आरोही ने थोड़ी सी कंफ्यूजन से देखा, क्योंकि वो सोफा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, उस अपार्टमेंट के हिसाब से ही नॉर्मल साइज का था। उस सोफे को नोटिस करते हुए आरोही ने उससे कहा, क्या तुम इसमें फिट हो जाओगे? अगर चाहो तो तुम रूम में सो सकते हो, मेरी हाइट तुमसे बहुत कम है, तो मैं आराम से इस पर आ जाऊंगी। आरोही ने बहुत ही पोलाइटली में उसे ये ऑफर दिया, लेकिन रिदान ने तुरंत ही सिर हिलाकर मना कर दिया और फिर उसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में ही बोला, नहीं, तुम ही रूम में जाओ, क्योंकि अब से वो तुम्हारा ही रूम है और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। रिदान ने सीधे ही मना करने पर आरोही ने भी फिर इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और धीरे से अपना सिर हिलाकर चुपचाप ही वहां से रूम के अंदर चली गई। वो अंदर आई तो उसने देखा रूम में भी ज्यादा सामान नहीं था। बीच में बेड और साइड में अलमारी बनी हुई थी। उसके अलावा एक साइड टेबल थी और कुछ भी वहां पर नहीं था। आरोही चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई, क्योंकि उसे सच में थोड़ी थकान फील हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी थी। रिधान ने अभी जो कुछ कहा, बेड पर लेटे हुए मुंह बनाकर आरोही ने खुद से सवाल किया, बाहर क्यों रुका हुआ है वो? क्या उसे अब मेरे साथ बेड शेयर करने में भी प्रॉब्लम है? इतना बोलते हुए आरोही करवट घूम गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके धीरे से सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना, उसकी जो मर्जी चाहे करे। इतना बोलते हुए आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ कमरे के बाहर रिधान जानबूझकर उसके साथ नहीं आया, क्योंकि उसे अभी तनीषा से फोन कॉल पर बात करनी थी, क्योंकि आरोही के साथ शादी की बात को आगे बढ़ाने से पहले वो एक बार तनीषा से बात करना चाहता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश भी। रिधान इस वक्त उसे फोन कॉल पर बात ही कर रहा है। रिधान अभी अभी तनीषा को वो सारी बात फोन कॉल पर समझा दी है कि उसके करियर के लिए ही वो आरोही को अपनी लाइफ में लेकर आया है और आरोही उसकी एक फ्रेंड है जो कि इन सब में उसकी हेल्प कर रही है। उसने तनीषा से कॉन्ट्रैक्ट और वन नाइट स्टैंड वाली बात छुपा ली। एक गहरी सांस लेते हुए रिधान ने बोला, एक बार फिर से सोच लो, मैं अभी तुम्हें जो कुछ भी बताया है उससे बेहतर होगा अगर तुम ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम दोनों ही सेटल हो जाएंगे। तुम शादी के बाद भी एक्टिंग कंटिन्यू कर सकती हो और तुम्हें ज़्यादा कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा सब कुछ संभालने के लिए। रिधान ने इस उम्मीद में कि एक आखिरी बार फिर से उसे शादी करने के लिए पूछा, ये सोचकर कि शायद अब वो उसे मना नहीं करेगी। ये सोचकर कि अगर उसे मना किया तो रिधान के पास कोई और है जिससे वो शादी कर लेगा, लेकिन बदले में उसे कुछ और ही सुनने को मिला। रिधान, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और इस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतना आगे आने के बाद मेरे करियर पर इफेक्ट पड़े। मैं यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है,
उसकी बात सुनकर रिधान ने फिर से एक ठंडी सांस छोड़ी और अपनी आंख बंद की, क्योंकि वो उसे फिर से वही सब बताने लगी थी जो कि इतने दिनों से रिधान सुनता आ रहा है। वो और उसका करियर, बस यही है तनीषा की लाइफ में, और कुछ भी नहीं। रिधान को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो तनीषा की लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ से रिधान कुछ नहीं बोला तो पता नहीं आगे बोलना जारी रखे। कुछ सालों बाद हम एक साथ सेटल हो सकते हैं, लेकिन अभी 4-5 साल तक तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रखा है। मैं अभी पिछले कुछ महीने में ही अपने करियर की सबसे ऊंचाई पे पहुंची हूँ। ऐसे में एकदम से अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकती। रिदान, आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। तनीषा ने उसे फोन कॉल पर पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, और कहीं ना कहीं रिधान भी ये सारी बातें समझ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने खुद भी तनीषा को अपने दोनों के लिए दिन रात मेहनत करते देखा है। तो ऐसे में वो भी नहीं चाहता कि एक शादी या एक रिश्ते की वजह से उसे उसका वो सब कुछ छिन जाए। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। उसकी पूरी बात सुनने के बाद रिधान ने बस इतना कहा, और फिर थोड़ी देर तक तनीषा ही दूसरी तरफ से फोन कॉल पर बोलती रही, और फिर रिधान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फोन अपने सर से लगाते हुए रिधान अपने मन में सोचने लगा, आज फिर से मुझे रिजेक्शन मिला है। वैसे अब तक तो मुझे आदत ही पड़ गई तनीषा से रिजेक्ट होने की। मैं उसके सामने कोई भी प्रपोजल रखता हूँ और मेरे और अपने करियर के बीच में हमेशा ही वो करियर को इम्पोर्टेंट देती है और हमेशा ही करियर को चूज करेगी, पता है मुझे। लेकिन मैं उसे सब कुछ छोड़ने के लिए भी तो नहीं कह सकता। पता नहीं क्यों प्यार के साथ इतना दर्द भी फ्री में मिलता। इतना बोलते हुए रिदान ने अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।